स्टूडेंट्स, हम ग्लूकोज के विघटन का थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल भी कहा जाता है। इस चक्र का वर्णन जीव रसायन वैज्ञानिक एच.ए. क्रेब्स द्वारा किया गया है, इसलिए इस चक्र को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इस चक्र में सिट्रिक अम्ल का एक मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ होता है, इस वजह से इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल है एक एंजाइम युक्त क्रियाओं का एक चक्रीय श्रृंखला है। इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए प्रवेश करता है तथा CO2H2O बनता है, वह ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्रेब्स साइकिल दर्शाया गया है। इसके अंदर सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। इस सिट्रिक एसिड का निर्माण कैसे होता है? सिट्रिक एसिड है, यहाँ पे हम देखेंगे एसिटाइल को एंजाइम प्रवेश करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है और सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक इसमें परिवर्तित हो जाता है, सिट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और को एंजाइम ए क्या हो जाता है, इसमें मुक्त हो जाता है। सेकंड है इसके अंदर कि सिट्रिक एसिड है ये सिस एकोनेटिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है, किसकी उपस्थिति में? एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन की क्रिया होगी, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। नेक्स्ट है सिस एकोनेटिक एसिड के अंदर एक जल का अणु जुड़ेगा जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं, और हाइड्रेशन के परिणाम स्वरूप एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनेटिक एसिड है ये आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा जिससे कि आइसोसिट्रिक एसिड है ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलोसेक्सेनिक एसिड में बदल जाता है। साथ में जो मुक्त हाइड्रोजन है वो NAD+ के साथ जुड़ करके NADH2 बना लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्जेलोसेक्सेनिक अम्ल है, इससे एक CO2 का अणु मुक्त होता है और इससे ऑक्जेलोसेक्सेनिक अम्ल है ये अल्फा कीटोग्लूटारेट अम्ल के अंदर बदल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ दोनों ही प्रोसेस एक साथ दिखाए गए हैं कि आइसोसिट्रिक एसिड किस तरीके से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में परिवर्तित होता है, जहाँ पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ये सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है और इस दौरान डिहाइड्रोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, और यह प्रक्रिया अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रेरित होती है। इसमें थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, FAD, NAD+, M कोएंजाइम ए भाग लेते हैं और यह प्रक्रिया पायरुविक अम्ल के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के समान है। इसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल है एक कोएंजाइम ए के अंदर परिवर्तित हो जाता है और CO2 इसमें क्या करती जाती है, मुक्त करती जाती है, और साथ में 2 हाइड्रोजन अणु मुक्त होते हैं जो कि NAD+ द्वारा ग्रहण करके NADH2 में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है ADP, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP। सक्सेनाइल कोएंजाइम है ये सक्सेनिक एसिड थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेनिक एसिड के अंदर बदल जाता है। यहाँ पर जो GDP है इसका फॉस्फोराइलेशन होता है और ये GDP के अंदर परिवर्तित हो जाती है। साथ में जो GDP है ये अपना ऊर्जा युक्त फॉस्फोरस है ये ADP को स्थानांतरित कर देती है जिससे कि ये ATP के अंदर परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। सक्सेनिक एसिड है ये फ्यूमेरिक एसिड के अंदर बदल जाता है। सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है और इस दौरान जो हाइड्रोजन मुक्त होते हैं वो FAD द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और FADH2 के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फ्यूमेरिक एसिड है इसका हाइड्रेशन होता है और फ्यूमेरिक एसिड है फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड के अंदर बदल जाता है। मैलिक एसिड है इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है जिससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसके लिए उत्तरदायी होता है और इस दौरान मुक्त
हाइड्रोजन Na+ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और ये NADH2 में बदल दी जाती हैं। इस प्रकार से पुनः ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनके तैयार हो जाता है, जो कि आगे की क्रेब्स साइकिल के लिए वापस उपलब्ध हो जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ATP का निर्माण GTP के फॉर्म में हो रहा है। इसके अलावा 3 NADH2 का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक FADH2 का अणु बनता है और 2 CO2 के अणु मुक्त होते हैं और 2 जल के अणु यहाँ पे क्या किए जाते हैं, काम में आ जाते हैं। जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो कितने अणु बनते हैं, 2 पायरुविक अणु बनते हैं। इसलिए एक ग्लूकोज के अणु के विघटन के लिए कितने क्रेब्स साइकिल्स की आवश्यकता पड़ेगी, 2 क्रेब्स साइकिल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक अम्ल बन रहे हैं, 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण हो रहा है। इसलिए 2 पायरुविक अम्ल के अणु के लिए 2 क्रेब्स साइकिल्स की क्या होगी, यहाँ पे आवश्यकता होगी।